कि हम सब भिखारी बने और वो देश के मालिक बने। ये जो मनुवादी और मनीवादी व्यवस्था है, इसकी इसकी आपको भी जानकारी नहीं है, सब लोगों को जानकारी नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि हमें कुछ नहीं मिलने वाला मोदी जी से, और कोई भी सत्ता पर आया अभी तो वो कारोबार नहीं कर सकता, क्योंकि रिजर्व बैंक तक सभी बैंक का दिवाला निकला है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के देश के 75वें आजादी के जश्न के मौके पर की गई तकरीर पर बहुत ही गर्मा गर्म चर्चा चल रही है। ये चर्चा इसलिए भी है कि बहुत लोगों को प्रधानमंत्री की बातों पर यकीन नहीं है, या कुछ लोग इसको कुछ ऐसा समझ रहे हैं कि ये कोई बहुत ही लंबा प्लान, 25 साल का प्लान दे करके इसके पीछे कोई खास कोई मकसद है। इस सब पर आपने अब तक बहुत सी चीजें सुनी होंगी, बहुत से कमेंट सुने होंगे, ऑब्जर्वेशन सुनी होंगी, लेकिन आज मैं जिस खास मेहमान से बात कर रहा हूं, मैं समझता हूं कि उनका तजर्बा, उनकी मालूमात कहीं ज्यादा है। मैं इस वक्त मेरे साथ खास मेहमान हैं, पूना में रहते हैं, मुंबई हाई कोर्ट के फॉर्मर जज जस्टिस कोलसे पाटिल साहब। कोलसे पाटिल साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड के साथ बहुत अरसे के बाद आपसे बात हो रही है। हम आपसे बार बार बात करते रहेंगे। आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तकरीर में क्या आपको क्या कुछ अच्छा लगा, क्या कुछ बुरा लगा, क्या कुछ है आपके नजर में प्रधानमंत्री की तकरीर का मकसद? ऐसा है कि जब कोई भी पंतप्रधान लाल किले से भाषण देता है, वो आने वाले देश को विजन दिखाता है कि हम क्या करना चाहते हैं। आप जब मोदी जी के साथ भाषण का जो एनालिसिस करेंगे, तो उनका विजन कम और पॉलिटिक्स ज्यादा होता है। यदि पहले हमारे पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू का भाषण है, जब देश में सभी जगह दंगे हो रहे थे, सभी देश में अशांतता फैली थी, बिल्कुल गोलवलकर जैसे नेता भी मुसलमानों के बस्ती जलाने में मशगूल थे, तब भी पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बड़े शांति से देश को क्या कहा कि आज तक की जो हमारे देश में गैर बराबरी थी, वो संविधान के माध्यम से हम खत्म करना चाहते हैं। कौन सी गैर बराबरी उन्होंने बात करी थी? उन्होंने बात करी थी सामाजिक, राजकीय और आर्थिक गैर बराबरी की बात करी, और उन्होंने कोशिश करी जो आज तक का नतीजा है, उस विजन के तहत देश चला। उन्होंने LIC फॉर्म करी और भी कई स्टेप्स लिए, जिससे इंदिरा गांधी ने बैंक का राष्ट्रीयकरण किया, इसलिए हम सबके घर घर बैंक आया, पैसे मिले, और हमेशा यह प्रयास रहा। लेकिन पहली अमेंडमेंट जो संविधान में करनी पड़ी, वो सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस के खिलाफ, संविधान में जो की तरतूदें थे सोशल जस्टिस देने की, इकोनॉमिक जस्टिस देने की, वो तरतूदें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने स्टे करी थी। उसके खिलाफ देश को समझाने के बजाय संविधान समिति को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो देश को वादा किया था वो सही करने के लिए संविधान समिति में विरोध के बावजूद उन्होंने ये जो कानून थे सोशल जस्टिस के और इकोनॉमिक जस्टिस के, उनको कोर्ट से दायरे से बाहर निकाला और शेड्यूल 9 बनाया कि ऐसे प्रकार के कानून हम कोर्ट के हाथ नहीं दे सकते, ऐसा बोल के उन्होंने कोर्ट के पावर कट किए थे। ये बहुत बड़ी स्टेप थी। अदरवाइज ये हमारे आरक्षण, ये हमारे जमीन एबॉलिशन, ये सब खत्म हो गया था। यानी संविधान का जो हेतु है, संविधान की जो
मकसद है, ध्येय है, वो क्या है? संविधान का ध्येय है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने सबसे पहले दुनिया में या देश में मनुवाद को धक्का दिया और सब गरीबों को किले का मालिक बनाया, जमीन दी, यानी तो वही रीति आगे चलते बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान जो बनाया उसमें उन्होंने कहा कि मैं शोषण मुक्त समाज निर्मित चाहता हूं और मेरे संविधान का पर्पज ही शोषण मुक्त समाज निर्मित का है। तो ये शोषण मुक्ति समाज निर्मित का समाज को लेके पंडित नेहरू ने भी वो पहली अमेंडमेंट करी और सिर्फ इसके लिए करी। तो बोलने का मकसद ऐसा है कि जब बोलता है कोई लाल किले से तो उसके लिए प्रयास भी होता है। अभी हम मोदी जी के पास आएंगे, 2013-12 सत्ता पर आने के पहले उन्होंने जो वादे किए थे और पहला भाषण उन्होंने जो दिया तो 2014 में क्या किया, हमें 15 लाख का लालच दिखाया था, कई दिखाए थे पहले आने के पहले, सत्ता में आने के पहले। बराबरी का दर्जा, वो जो है ना, सबका साथ सबका विकास, और फिर बोला सबका प्रयास। तो प्रयास निर्भरता पर आ गए जब कुछ नहीं कर सके खुद। और 2017 में 2022 का जो सपना दिखाया कि किसानों के आय दुगनी होगी, और कई सपने दिखाए थे कि देखो उनकी भाषा तो ऐसी थी, इतनी मीठी थी कि हर एक को पक्का घर, घर में नल में पानी और बिजली, ये उनका वादा था। तो पहले के वादे की वो बात नहीं करते, जब अगले 15 अगस्त को भाषण करते तो मैंने पहले क्या किया, क्या बोला था और उसके लिए क्या प्रयास किया, ये बात ही नहीं करते। तो अभी जो कुछ कहा है उन्होंने, एक पंच प्रण की बात की है। अभी जो कुछ कहा है उसी के लिए उसी पर आ रहा हूं मैं। अभी बोले वो कि हम 25 साल में विकसित राष्ट्र बनेंगे, यानी हम विकसित राष्ट्र होंगे। उनको क्या बताएंगे हम अभी? अरे जो विकसित राष्ट्र है उनकी आय हमारे राष्ट्र से कई गुना, इसलिए जैसे हम बोलते हैं कि हमारी जीडीपी क्या होगी 25 साल में, जो जीडीपी क्या होगी, तभी वो क्या बोल रहे हैं 5 ट्रिलियन की, 6 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी होनी चाहिए। हमारी जीडीपी के दुनिया कहती है वो फिगर और मोदी जी कहते हैं वो फिगर में हमेशा तफावत है। हमें सोचना होगा कि हमारी जीडीपी जब तक डबल डिजिट नहीं होती तब तक हम ये सपने कैसे संभालेंगे। दूसरा उनका है कि अभी देखो उन्होंने एम्प्लॉयमेंट का 2 करोड़ का वादा किया था हर साल, अभी 8 साल हो गए ना, 9 साल होते हुए आए, अभी तक कितनी नौकरी होनी चाहिए? 16 करोड़ होनी चाहिए थी उनके सब। जो वादा किया और आज दोहरा रहे वो वादा, आज भारत में 100 में से 1 को नौकरी है, जहां अमेरिका में 100 में से 7 को नौकरी है, और जो अति उच्च डेवलप कंट्रीज है वहां 100 में से 12-15 लोगों को नौकरी है। क्या ये वादा पूरा करेंगे वो? दूसरी बात है कि घरेलू उत्पन्न, यानी हर एक का उत्पन्न जिसको बोलते हैं आमदनी, वो आमदनी में चाइना हमसे 3 गुना ज्यादा है। हमारे पास स्वतंत्र हुआ है चाइना, और बांग्लादेश भी हमारे से ज्यादा है, उसका उत्पन्न ज्यादा है। तो ये दो। तीसरा, शिक्षा पर इन्होंने क्या किया मालूम है? सब गरीबों की शिक्षा का प्रावधान जो है वो खत्म किया। यदि तुम लोगों को पढ़ाएंगे नहीं, लोग तुम्हारे शिक्षित बनेंगे नहीं, भावी भारत के शिल्पकार को हम वैसे ही अडानी रखेंगे
तो क्या होगा? इस साल का बजट है 40,000 करोड़ का शिक्षा, उसमें 26,000 करोड़ उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज जो है 4-5, यानी सब कुल मिलके 50 से 60 संस्थाओं के लिए 26,000 करोड़। और देश भर में जो हजारों कॉलेजेस है, सैकड़ों यूनिवर्सिटीज है, यूजीसी को सिर्फ 5,000 करोड़ दिए। तो आप किसकी पढ़ाई करना चाहते हैं? चंद जिनको हम सेठजी भटजी कहते हैं उन लोगों की? हमारे बच्चों को तो पैसे नहीं देंगे, उनको सहूलत नहीं देंगे, वो कैसे पढ़ेंगे? तो ये भारत और इंडिया हो गया है। भारत के लोगों को कुचल कुचल के मारना है और इंडिया के लोगों को ठीक संभाल के रखना है। मैं बार बार बोलता हूं कि हमारी तिजोरी कौन भरता है? अरे अंबानी का जो टैक्स आता है वो भी हमारे खुद पसीने से आता है। जो हम सब खून पसीना बहाने वाले लोग हैं, खेती पर निर्भर, वो ही बोलते हैं 50% है, 60% है, लेकिन खेती पर निर्भर लोग, यानी खेत के मालिक और मजदूर, उनके लिए क्या बजट है? हमारा उल्टा बजट है। मैं तो कहता हूं कि हमसे पैसे लेते आप लोग सब और परजीवियों के लिए पैसे खर्च करते। ये परजीवी, यदि मेरा बच चलता तो मैं देश को सलाह देना चाहता हूं कि जब तिजोरी सरकार की हम भरते हैं तो हमारी सब तिजोरी किसान और किसान में खेती में काम करने वाले मजदूर, अनऑर्गेनाइज्ड मजदूर, उनके लिए खर्च होनी चाहिए। उनकी शिक्षा, उनकी पढ़ाई, उनका स्वास्थ्य, उनको घर, जो भी रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा की बात होती है, उनके लिए चाहिए। तो इसके लिए क्या तरतूद है? जब हम 2047 में विकसित हो गए, विकसित देश का तो थोड़ा अभ्यास तो करो। विकसित देशों में, हमारे अभी विकसित देश में क्या है, निर्देशांक क्या है? विकसित निर्देशांक 190 देश, 189, उनमें से हमारा नंबर है 131वां। मोदी जी आए थे तब बहुत अच्छी परिस्थिति नहीं थी, लेकिन नंबर तो नीचे गया है ना। अभी 4 साल पहले हमारा 130 था, अब 131 हो गया। ये कोरोना का बहाना है। मोदी जी हमारा सब देश के चंद उद्योगपतियों के, उनके मित्रों को दे रहे। अभी भ्रष्टाचार की बात उन्होंने करी। भ्रष्टाचार में कांग्रेस के लोग नालायक थे। उन नेताओं ने भ्रष्टाचार करके खुद के तिजोरी भरी। अरे आप सत्ता पर आने के बाद आपने तो करप्शन इंस्टीट्यूशनलाइज किया, संस्थाओं को आपने बर्बाद किया, और जो पैसे करप्शन में जाते हैं वो कहाँ जाते हैं? आप जब ये संविधान के तहत कारोबार करने की बात करते हैं तो संविधान ऐसा नहीं कहता कि मुट्ठी भर लोगों के पास दे दो। अभी एयर इंडिया का एक उदाहरण, एयर इंडिया का 1.5 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी उन्होंने टाटा को 2,500 करोड़ में दी, 2,500 करोड़ में। और ऐसे ही सब पब्लिक सेक्टर जो बेच रहे हैं, तो क्यों उनको, उनके खूब जो मित्र उद्योगपति उनको दे रहे हैं? तो मोदी को तय है प्राइम मिनिस्टर रहना है और वो फाइनेंस करेंगे। तो ये पैसे खाने का या भ्रष्टाचार का अलग तरीका है। कांग्रेस के जमाने में उन्होंने खुद, नेताओं ने भ्रष्टाचार किया, उनके पीछे ईडी है। और भाजपा में करप्ट लोग नहीं है क्या? इतने लोग करप्ट है, और इधर के करप्ट उधर जाने के बाद तो धूले ये होते हैं, हरिश्चंद्र बनते हैं। इतने लोग ऐसे हैं कि जो बीजेपी में नहीं थे, उनके पीछे ईडी लगाई, वो इधर आए। ये हमारे महाराष्ट्र का भी उदाहरण है ना। ईडी लगा के तुम अंदर जाओगे क्या हमारे साथ आके सीएम बनोगे? तो क्या कहेगा आदमी? ये उनका करप्शन का जो तरीका है, जो हजारों साल जिस व्यवस्था ने हम समाज को, भारतीय लोगों को लूटा, वही तरीका मोदी का है। वही संघ का काम कर रहे हैं ना। संघ और संघ के पुरखे पूर्वज जिन्होंने हमें हजारों साल लूटा, वही तरीका है ये कि हम सब भिखारी बने और वो देश के मालिक बने।
ये जो मनुवादी और मनीवादी व्यवस्था है, इसकी इसकी आपको भी जानकारी नहीं है, सब लोगों को जानकारी नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि हमें कुछ नहीं मिलने वाला मोदी जी से, और कोई भी सत्ता पर आया अभी तो वो कारोबार नहीं कर सकता, क्योंकि रिजर्व बैंक तक सभी बैंक का दिवाला निकला है। वो बोलते हैं कि आपने कर्ज दिया, और वो भागे, अरे कर्ज जिन्होंने दिया उसके जमाने में कोई भागा नहीं। कर्ज देने के बाद उन्होंने बोला कि हम बीजेपी को पैसे देके भागे, प्रदेश आए। आप कितना झूठ बोलते हैं, लाल किले से भी क्या क्या बोलेंगे क्या हम लोग? अच्छा अच्छा अच्छा, भ्रष्टाचार हो गया। अब परिवारवाद की बात करते हैं, परिवारवाद मुझे खत्म करना है। तो परिवारवाद की बात जब वो करते हैं तो गांधी फैमिली करते हैं, लेकिन आपके पास सब जो आपके बीजेपी ने आए, शिंदे फैमिली का क्या है, कई फैमिली आए और सबके बच्चे, गोयल का बच्चा गोयल है, दूसरे भी सब जो पीढ़ी आपके साथ थे, बीजेपी में थे या बाहर से आए, वो सब परिवारवादी है। उनको परिवारवाद मुलायम का दिखता है, लालू का दिखता है, लेकिन खुद के पार्टी में 150 से ज्यादा एमपीज है कि जो परिवार से आए, और मतलब बस। तो परिवारवाद की बात उन्होंने कहा कि नारी का सम्मान होना चाहिए। मोदी जी की कितने बार जीप फिसल गई है नारी के बारे में, कितनी बार। सोनिया को उन्होंने विधवा कांग्रेस कहा, सोनिया जी को उन्होंने जर्सी गाय कहा था, भूल गए क्या वो कई उदाहरण है हमारे पास, लेकिन आपको भी इंटरव्यू लेने में समय की पाबंदी होती है। दूसरी बात ऐसी है कि क्या किया आपने, पत्नी का क्या किया, मोदी ने क्या सम्मान दिया, अपने माता को क्या सम्मान दिया? वो सिर्फ टीवी पर दिखाने के लिए माँ के पैर धुलते हैं। हम हमारे माँ की सेवा करते तो क्या टीवी बुलाते क्या? टीवी को मालूम होता है कि मोदी आज माँ के पैर धोने वाले हैं। और मिसेज ने तो बोला, तो इसीलिए आपके पास परिवार नहीं है, इसलिए आप परिवार आपके खिलाफ बोल रहे हैं। भ्रष्टाचार की आपने एक व्याख्या बदली है। आप देश देश कर भ्रष्टाचार कर रहे हैं और पिछले वाले लोगों के भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार निपटाने की बात कर रहे हैं। तो आप जब जाएंगे सत्ता से तो यहाँ भ्रष्टाचार करने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं, सब भूखे हैं। अभी तो आप 5 किलो धान्य की बात, दाना देने की बात करते हैं। आज यदि हमारे देश में 22 करोड़ लोग, 22 से 25 करोड़ लोग एक समय का खाना खा के भूखे सोते हैं, 70% लोग कुपोषित है, और 90% हमारे बालक, भारत के भावी शिल्पकार कुपोषित है, तो 2043 का विकसित देश की भाषा किसके बलबूते पर कर रहे हैं? कहां से आपको ये ताकत आने वाली है, और आपका नियोजन क्या है? जब भी आप कुछ बोलते हो कांग्रेस ने ऐसा किया, कांग्रेस ने बुराई करी थी। मैं उसी पर आने वाला था। मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब से पहले जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, उन्होंने आमतौर पर अपने कार्यकाल के बचे हुए सालों का जिक्र किया है कि आने वाले 2 साल मेरे बाकी हैं, उसके लिए मैं ये करूंगा, 4 साल मेरे बाकी हैं, इसमें ये करूंगा। ये 25 साल का प्लान देने का क्या मकसद हो सकता है? ये बिल्कुल ऐसा है, मकसद ऐसा है कि वो देश को भरोसा दे रहे हैं कि हम तो हयात राज्य करेंगे। जो आर्यभट्ट ब्राह्मणों ने भारत पर किया ना, वही उनका मकसद है बोलने का भी कि हम तो आयत रहेंगे, हम तो जाने वाले नहीं है। और वही उनके गृह मंत्री बोलते हैं हम 50 साल तो नहीं जाएंगे। ये जो 50 साल की बात है उनकी, ऐसा कि उनके पास ईवीएम है, इलेक्शन कमीशन है, दुर्भाग्य से अभी उच्चतम न्यायालय भी है, उच्च न्यायालय भी है, क्योंकि उन्होंने न्यायालय के लिए भी मैसेज दिया ना। लोहिया के जब अमित शाह की केस उनके सामने थी तो लोहिया का खून होता है, और खुद चीफ जस्टिस उसको 100 करोड़ की ऑफर देता है, जजमेंट की कॉपी देता है। उसके बाद बाकी जजेस को क्या मैसेज गया, हमारी सुनो, 100 करोड़ ले लो नहीं तो मरो। झारखंड के ये हुआ, तो यानी क्या हो गया कि सभी संवैधानिक संस्थाएं
जिनके ऊपर डेमोक्रेसी निर्भर है, जिनके ऊपर प्रजातंत्र निर्भर है, वो इनकी मुट्ठी में है। ऐसा कोई कभी सुप्रीम कोर्ट कहता है क्या कि तुमको अरेस्ट करने के बाद तुमको पेपर मांगने का अधिकार नहीं है, तुमको किस गुने के लिए अरेस्ट किया तुमको अधिकार नहीं है। ये एमपीएल के वो जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस के में जजमेंट जो आया सुप्रीम कोर्ट का, जाते जाते खारिज कर दिया, ऐसा जजमेंट कभी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है? अरे आर्टिकल 19 के तहत हमें हक है कि जब पुलिस बोलते हैं कि आपको अरेस्ट करना है तो हम पूछेंगे तुम्हारा क्या अधिकार है तुम्हारे पास, तो हमको पहले वकील देने दो, हमारे घर के लोगों को इन्फॉर्म करने दो हमें। तो ये तो अभी निकल लिया है सब पीएमपीएल। तो ये सब जो हुआ, और इसका मतलब क्या है, अभी देश की डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र खत्म हो गया है। हमारे जैसे लोग जो बोलते हैं, हमको भी डराने की कोशिश हो रही है। देश भर मैंने सीए एनआरसी के खिलाफ आंदोलन किए और भाषण किए। हमारे सब माता भगिनी जब रास्ते पर आई थी तो देश में मैं बोलता था ये क्रांति की नांदी है, ये क्रांति की शुरुआत है, क्योंकि मुस्लिम महिला तक में बाहर आई नहीं थी। तो मेरे खिलाफ अभी दिल्ली हाईकोर्ट में पिटीशन किया है। तो सभी लोग संघ के जुड़े हुए या संघ से परिवार जैसा उनका परिवार बहुत बड़ा है। क्या पिटीशन है कि मैंने देश भर भाषण किए, भड़काऊ भाषण किए, इसलिए मुझे दिल्ली राइट में इंप्लीड करना चाहिए। तो सबकी बोलती बंद करने के लिए मोदी जी कुछ भी किसी भी हाथ तक जा सकते। हमने लिए एक परिषद थे जो जिन लोगों को अरेस्ट किया, उनका हमारा दुरान्वय भी संबंध नहीं है। वो आइडेंटिफिकेशन परेड में भी हमें पहचानेंगे नहीं। ऐसी परिस्थिति होने के बावजूद हमारे एल्गार परिषद के खिलाफ, यानी एल्गार परिषद को जोड़ के उनको अरेस्ट किया। ये बड़ी बहुत इनकी साजिश है। हमेशा ये इतनी साजिश रचते हैं कि जो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो भ्रष्टाचार की बात हुई, नारी के सम्मान की बात हुई, 25 साल में 2047 में हम विकसित राष्ट्र बनेंगे उसकी बात हुई, हमारा घरेलू उत्पादन। अरे हमारे दुनिया कहती है कि हम कोविड के जमाने में हमारे कितने लोग मरे। अब ये उन्होंने तिरंगा का चला है। जब लोग भूखे मर रहे हैं तो बोलते घर घर तिरंगा। जब लोगों की लाशें पड़ रही थी कोरोना में तो बोले कोरोना वॉरियर के लिए फूल का बरसाव करो। पहले तो क्या बोले कि आप महाभारत की लड़ाई 18 दिन में जीती थी, तो हम अभी ये लड़ाई 21 दिन में जीते। और फिर ताली बजाओ। दुनिया हंस रही थी, लोग मर रहे थे, उनके पास उनके मरे हुए आदमियों के लिए जलाने के लिए लकड़ी नहीं थी, गंगा में प्रेतें बह रही थी। तब मोदी जी 1000 करोड़ का विमान खरीदते। तब मोदी जी खुद का महाल बनाने के लिए आज तो 20,000 करोड़ का बजट है, लेकिन वो 50,000 करोड़ तक भी जा सकता है। और यानी लोग मरते हैं और ये खुद के लिए पैसे खर्च करते हैं। उनका मशरूम, उनका चश्मा लाखों रुपए का है, उनका पेन लाखों रुपए का है, उनका मशरूम का खाना लाखों रुपए का है। क्या चल रहा है? और इसलिए सबकी बोलनी बंद करके मीडिया भी उन्होंने पहले से खरीदा। नियोजन ऐसा था कि पहले वो अंदानी ने बिना भी मीडिया खरीदा था, और अभी वो सब अपने अपने नाम पर हो गया है। इनके पास 100 चैनल है। कौन मीडिया हमारे लिए काम कर रहा है? ना प्रिंट मीडिया है, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। आपके जैसे लोग हैं तो आप भी कहा, अभी कितने महीने हुए आपने नहीं बुलाया, आप भी डरते हैं। तो ये जो डरने की बात है, ये सबके मन में डर है। मैं आपके माध्यम से बार बार लोगों को कहा, जो डरता है वो हर दिन मरता है। हमारी अगली पीढ़ियों की गुलामी नष्ट करने के लिए, गुलामी से उनको बचाने के लिए हमें आज मरना पसंद है। इसलिए हम रास्ते पर आके लड़ेंगे, वो भी संविधान के दायरे में अहिंसात्मक मार्ग से। मारो, लगता है तो मारो। मैंने कई बार कहा, ईडी भी आई तो वो दीवाना होके वापस जाएंगी। 10 पास पायजामा शर्ट के सिवाय मेरे घर में कुछ नहीं मिले। आज जो हम खाते पीते हैं, तो हमारी खेती है,
दोस्त लोग सब मदद करते हैं, हमारे पास कौड़ी नहीं। तो भी वो अभी नया फंडा वो निकाल रहे, किसी के डिक्की में पैसे डाल रहे करोड़ों रुपए, और उसके भी अभी मेरे डिक्की में यदि करोड़ों रुपए मिले तो आप क्या कहेंगे कि पुलिस वाला झूठ बोल रहा है? मैं बोलूंगा मेरे पैसे नहीं है वो। लेकिन लोग ऐसा विचार नहीं करेंगे कि जब ये फटा संघ आती है, इसके पास इतने पैसे कहां से आए? लेकिन हो रहा है। तो क्या चल रहा है देश में? ना प्रजातंत्र है, ना हमको बचाने के लिए संवैधानिक संस्थाएं काम कर रही है, ना हमारे कुछ आवाज सुनने के लिए मीडिया है। तो हम सब जिसको बोलते हैं कि बहिरे गूंगे, हमको बनाया है। जी जस्टिस कोलसे पाटिल साहब, ये बहुत ही एक तरह से दुखे हुए दिल से ये चीजें सामने आ रही हैं। मैसेज है मोदी का, कल के भाषण से मोदी का एक ही मैसेज है। मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि चुप बैठो। तुम चुप नहीं बैठेंगे तो अभी तो हम सार्वभौम है, हमारे खिलाफ आवाज करने की कोशिश मत करो। ये उनका कल 15 अगस्त का मैसेज है। ये बहुत ही अहम बात है जो आपने नतीजे के तौर पे बताई कि सबको खामोश करने का इंतजाम है। और मैं अपने दर्शकों से बताऊं कि जस्टिस कोलसे पाटिल साहब का तजर्बा और आवाम के बीच में बहुत ही पॉपुलर हैं। हमें मालूम है कि लाखों लोग आपके लिए इकट्ठे हो जाते हैं। हमें वो भी याद है कि आपने ट्रक के जरिए रैलियां की, ट्रक पर जाकर के, ताकि स्टेज बनाने का भी खर्च ना हो और बहुत ही सादगी के साथ। वो भी आपने मोदी जी की मेहरबानी से बंद हो गया है। जी जी जी, हमारे सब रैलीज बंद हुई है, पुलिस परमिशन देते नहीं, और लोगों के पास 2 समय की रोटी नहीं, तो वो अभी रैली में कैसे आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बुरी हालत है। ये रैलियों में लोग इकट्ठे रहते हैं, आपको मालूम नहीं जमीन के सर पर क्या चल रहा है। जी जी जी, रैलियों में लोग इकट्ठे, घर का माहौल, रैलियों में लोग इकट्ठे ना हो, इसीलिए उन्हें भूखा रखने का भी इंतजाम किया गया है शायद, जिस तरह से आपने ये बात कही। देश का भला चाहते थे तो वो लोगों को बोलते हैं कि चलो मनरेगा में काम करो, मैं आपको धान देता हूं और देश का विकास करो। जल संधारण है, कई काम है देश के विकास के लिए। यदि ये 90 करोड़ 80 करोड़ लोग उस काम में जुट जाते और धान खाते देश का, तो कोई हर्ज नहीं। उनको लल्लू पंगू बनाने के लिए उनको घर में बिठाया है। पुरुष तो दारू में मांग गए जो धान्य मिलता है, और उनकी औरतें दूसरे रईस इंडिया का, जो भारत और इंडिया, भारत की औरतें इंडिया में जाके लोगों के बर्तन मांझकर तेल मिर्ची का इंतजाम करते। जी 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 जी, बहुत ही तकलीफदेह हालात हैं। और जो आपने बताया कि सबको खामोश करने का इंतजाम है, और ये एक तरह से धमकी भी है कि अगर आप खामोश नहीं हुए तो हम और बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो बात जस्टिस कोलसे पाटिल साहब ने कही, ये मुसलसल डराने का इंतजाम है। और डर जो है, जब जो डर जाता है वो मर जाता है, वो हर दिन मरता है। जो बात आपने कही वो बहुत ही सही और मुनासिब है। हमें आखिरी हद तक अपने प्रजातांत्रिक जो अधिकार हैं उन्हें इस्तेमाल करके अपनी बात जरूर सामने रखनी चाहिए। जो भी एवेन्यूज, जो भी विंडोज अभी बाकी हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। जस्टिस कोलसे पाटिल साहब, आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।